बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिलेंडर है, उसमें हवा भरी हुई है, मान लेते हैं लेट amount of air present in सिलेंडर। सिलेंडर में हवा मान लेते हैं हम 1 वॉल्यूम में हो गई, एयर हमेशा वॉल्यूम में रहती है, तो 1 वॉल्यूम हमने मान लिया, 1V मान लिया हमने, ठीक है। अब जब फर्स्ट में था तो वो 1V था, उसके बाद में जब उसमें से 1/4 माइनस किया हमने तो 1V माइनस 1/4, और किसका किया, V का किया। 1V जो हमने माना था, टोटल जो अमाउंट था एयर का, उसका हम 1/4 उसमें से वैक्यूम पंप द्वारा माइनस कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद अब ये कितना हुआ, देखो ये 1 और ये हो गया 1, हम V के साथ लेके चलते हैं, तो 1 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 किया तो 3/4V, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, 3/4। अभी जो रिमेन है उसमें से हमें 1/4 किसका, रिमेन का ही 1/4 निकालना है, इंटू 1/4V। तो ये कितना हो गया, 3/4, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, 3/4V माइनस 3, 3 1 जा 3 हो गया, 4 4 जा 16V, ठीक है। एलसीएम लिया तो 16, 4 का से डिवाइड किया तो 4, और 4 3 जा 12, तो 12V माइनस 16 1 जा 16, 3V, तो 12 माइनस 3 किया तो 8V अपॉन, सॉरी 9V आएगा। 12 माइनस 3 करेंगे तो आएगा 9, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 को अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिखूं मैं तो 3/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं V। तो जो ये थर्ड टर्म आएगी वो आएगी 3/4 स्क्वायर V। उसके बाद में अगर यहाँ पे फोर्थ टर्म निकालें तो अभी क्या रिमेन में आ रहा है 9V/16। अब इसमें से हमें घटाना है वैक्यूम पंप द्वारा, हमें एयर को सक कर कितना करना है, इसका 1/4 पार्ट, तो 9/16 इंटू 1/4V। अब इसको सॉल्व करें आगे तो ये क्या होगा, देखो 9V/16 माइनस 9 1 जा 9, 16 4 जा 64, एलसीएम लेंगे 64, 16 4 जा 64, 4 9 जा 36V माइनस 9V, तो कितना आएगा 27/16। अगर इसको क्यूब की फॉर्म में लिखें तो 3/4, 3/4 का क्यूब B, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4 का क्यूब V। अब यहाँ पे इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ तक ठीक था, अगर D1 निकालें तो 1/4 आ जाएगा, माइनस 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद में स्क्वायर हो रही है, स्क्वायर के बाद में फिर क्यूब हो गया, क्यूब के बाद में फोर्थ पावर आ जाएगी। तो ये जो पावर है इस तरीके से ये कभी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं हो सकती। जैसे हम यहाँ पे अगर D1 निकालें तो D1 क्या होगा, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3/4B माइनस 1B क्या होगा, -1/4V, ठीक है। D2 अगर निकालें तो क्या होगा, A3 माइनस A2। थर्ड पार्ट क्या, थर्ड टर्म क्या है हमारी, 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का हो गया 16V माइनस 3/4। अगर माइनस करें तो कितना आएगा, एलसीएम ले लेते हैं, 16 9 माइनस 9, तो ये हो गया 0। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं अगर एक भी कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। जैसे D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए गिवन
प्रॉब्लम इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये समांतर श्रेणी नहीं है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर every meter of digging when it costs रुपये 150 for the first meter and rise by रुपये 50 for each subsequent meters। कहने का मतलब है कि जो पहला मीटर है उसकी तो 150 रुपये की लागत है, उसके बाद में प्रत्येक मीटर की 150 रुपये, ओनली 50 रुपये की लागत और बढ़ जाती है। तो जो 1 मीटर अगर खुदाई हुई तो 150 रुपये की लागत आई, और जो दोबारा 2 मीटर की खुदाई हुई तो उसकी 50 रुपये की और लागत आई। 150, अगर 2 मीटर खुदाई हुई तो लागत हो जाएगी 150 प्लस 50। अगर 3 मीटर खुदाई हुई तो पहले मीटर की तो हो जाएगी 150 रुपये, और जो बाकी बचे 2 मीटर है उनकी प्रत्येक की 50-50 रुपये के हिसाब से हो जाएगी। अगर 4 मीटर खुदाई करवानी है तो 1 मीटर की हो जाएगी 150, और बाकी 3 मीटर है उनकी 50 रुपये के हिसाब से हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 150, ये हो गया 200, यहाँ पे हो गया। अब 50 इंटू 2 किया तो 100, 100 प्लस 150 तो 250, एंड 50 3 जा हो गया 150, 150 प्लस 150 किया तो 300। इस तरीके से ये आगे चलेगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं D1 क्या है, A2 माइनस A3, ओ सॉरी A1। तो जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म हम माइनस करेंगे तो 200 माइनस 150 कितना आया 50। D2 जो थर्ड टर्म है उसमें से हम सेकंड टर्म माइनस करेंगे। थर्ड टर्म है हमारे पास 250 माइनस 200 इक्वल टू 50, और जो D3 हमने निकाला है फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म है हमारे पास 300 माइनस 250 इक्वल टू 50। हम यहाँ पे अगर 3 कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाते हैं तो हम मान सकते हैं कि वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एंड वरना नहीं है। D1 इक्वल टू D2 है इक्वल टू D3। इसी तरीके से और आगे होंगे। इसलिए गिवन प्रॉब्लम इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका हम फोर्थ पार्ट देख लेते हैं लास्ट। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमें मिश्रधन निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट कैसे निकलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टी। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे है 10,000, 1 प्लस रेट है 8% अपॉन 100, और टाइम हम 1 ईयर के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब ये देखो 10,000 इंटू 100 बन जा 100 प्लस 8 किया तो 108 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो रही है, और क्या आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,800 रुपये। तो जो सेकंड ईयर आएगी, फर्स्ट ईयर के लिए तो प्रिंसिपल ही हो जाएगा, उसके बाद में जो टोटल अमाउंट है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा 10,800। ठीक है, अब थर्ड टर्म कह लें या फिर हम थर्ड ईयर के लिए जब लेंगे, ईयर सेकंड होगी, तो हम अब इसके लिए प्रिंसिपल हम क्या मानेंगे 10,800 को। ठीक है, इंटू 1 प्लस रेट वही 8% अपॉन 100, और टाइम हो गया 1 ईयर है तो 10,800 इंटू ये 108 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पे हो गया 108 इंटू 108। अगर इनको मल्टीप्लाई करें
तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे आ रहा है 11,664। तो जो इसकी थर्ड टर्म आएगी, अगर ये प्रोग्रेशन है तो 11,664 इस तरीके से होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो D1 निकाल लेते हैं। D1 कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 10,800 माइनस 10,000 करेंगे तो यहाँ पे D1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 800 रुपीज। ठीक है। और इसी तरह से D2 हम निकालेंगे तो D2 थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे, 11,664 माइनस 10,800। तो इसका जो माइनस करने के बाद में डिफरेंस आएगा वो आएगा 864 रुपीज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए गिवन प्रोग्रेशन या प्रॉब्लम इज नॉट ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा आंसर हो जाएगा।